नर जनन तंत्र समझने से पहले हम दो चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हैं कि 1 इंच बराबर होता है 2.5 सेंटीमीटर और 1 फीट बराबर होता है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला भाग आता है नर जनन तंत्र का वसन कोष। वसन कोष के अंदर होते हैं एक जोड़ी वसन। एक जोड़ी मतलब इनकी संख्या 2 होती है। 2 जोड़ी बोले तो 4, यहाँ पर एक जोड़ी की बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2। फिर वसन के बाद आती है अधिवसन नलिका, ये भी एक जोड़ी होती है। फिर आती है शुक्रवाहिनी, ये भी एक जोड़ी होती है। फिर मूत्र मार्ग में प्रवेश करते हैं शुक्राणु। मूत्र मार्ग के बाद एक जोड़ी का उपरग्रंथि होती है। फिर आता है लिंग और लिंग के बाद आता है लिंग का अंतिम भाग सीसन मूंड। तो वसन कोष होता क्या है पहले तो हम ये समझते हैं। तो नर पशु के पिछले पैरों में 2 एक समान भागों में विभाजित थैलीनुमा आकृति को ही हम क्या कहते हैं? वसन कोष कहते हैं। वसन कोष के अंदर होते हैं वसन, तो ये वसन की रक्षा करती है, पहला कार्य तो ये है। और दूसरा इसका जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री या 160 फ़ारेनहाइट कम होता है। इसकी जो परतें वो चर्मपत्र ग्रंथियों द्वारा बनी होती है। वसन कोष के अंदर होते हैं वसन, ये सेम के आकार के जैसे होते हैं। इनकी लंबाई देखी जाए तो 4 से 5 इंच लंबे और 2 से 2.5 इंच चौड़े होते हैं। दोनों के वजन की बात की जाए तो 500 ग्राम होता है। इसके अंदर 2 कोशिकाएं पाई जाती है, एक इपिथीलियम कोशिकाएं जो शुक्राणु का निर्माण करती है और एक अंतराली कोशिका जो टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन का निर्माण करती है। फिर अधिवसन नलिका में पहुँचते शुक्राणु। वसन के बाद आती है अधिवसन नलिकाएँ, ये 3 भागों में विभाजित होती है, सिर, धड़, पूंछ। सिर से पूंछ तक आने में शुक्राणु को 7 से 9 दिन का समय लगता है। सिर, धड़, पूंछ तीनों मिलाकर अधिवसन नलिकाएं बनाते हैं। इसकी पूरे की लंबाई देखी जाए तो 33 से 35 मीटर लंबी होती है। उसके बाद आती है शुक्रवाहिनी नलिका, ये भी एक जोड़ी होती है। अधिवसन की पूंछ से लेकर मूत्र मार्ग तक पाई जाने वाली नलिका शुक्रवाहिनी नलिका कहलाती है। यह नलिका शुक्रवाहिनी नलिका कहलाती है। यह मूत्र मार्ग के पास जाकर कुछ फूल जाती है, इस भाग को कहते हैं हम एम्पुला। तो शुक्रवाहिनी की लंबाई होती है 4 से 7 इंच लंबी होती है और अगर इसको काट देते हैं तो नसबंदी हो जाती है। नसबंदी का अर्थ है कि वीर्य तो बनेगा पर शुक्राणु नहीं बनेंगे। ऐसे सांड को टीचर सांड भी कहते हैं। अब इस एम्पुला या शुक्रवाहिनी का जो फूला हुआ भाग होता है इस पर होती है एक जोड़ी मतलब 2 शुक्राशय ग्रंथि होती है। इसकी लंबाई 4 इंच होती है और इसका व्यास 1 इंच होता है। यह नर जनन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फिर शुक्राणु प्रवेश करते हैं मूत्र मार्ग में। मूत्र मार्ग के ऊपर आता है मूत्राशय। मूत्राशय की गर्दन के दोनों ओर एक मतलब एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जिनकी लंबाई 1.5 इंच और चौड़ाई आधा इंच होती है। यह एक विशेष गंध प्रदान करती है अर्थात ये परफ्यूम का काम करती है। ये गंध वीर्य में मिलती है और शुक्राणु आगे जाते हैं और जैसे आगे जाते हैं तो एक और ग्रंथि आती है जिसका नाम है काउपर या बर्फिलर ग्रंथि। वे निकलने से पहले इसका कार्य है कि सफाई करना, मूत्र मार्ग की सफाई करना। इसकी लंबाई 1 इंच और चौड़ाई आधा इंच होती है। यह जब वीर्य नहीं निकलता उसके पहले मूत्र मार्ग को ये साफ करती है। उसके बाद आता है लिंग। लिंग 3 फीट लंबा होता है, मतलब 1 फीट बराबर 30 सेंटीमीटर, 3 फीट मतलब 90 सेंटीमीटर लंबा। और व्यास देखा जाए तो 1 इंच इसका व्यास होता है और इसका आकार एस आकार का होता है और इसका मेन कार्य संभोग करना। लिंग का अंतिम भाग कहलाता है सीसन मूंड। मादा जनन तंत्र हम देखते हैं तो पहले आते हैं एक जोड़ी अंडाशय, अर्थात इनकी संख्या कितनी होती है? 2। फिर आती है एक जोड़ी अंडवाहिनी, फिर आते हैं एक जोड़ी गर्भाशय श्रृंग, फिर आता है गर्भाशय, फिर आती है गर्भाशय ग्रीवा, फिर आती है योनि और अंतिम भाग आता है वंशेप। तो एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, अर्थात इनकी संख्या कितनी होती है? 2। प्रत्येक का वजन एक का वजन कितना होता है? 10 से 20 ग्राम होता है। आकार की बात की जाए तो 1.5 × 1 × आधा इंच मतलब 1.5 इंच लंबे
1 इंच चौड़े और आधा इंच मोटे होते हैं। इसकी भीतरी सतह पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जो किसका निर्माण करती है, अंडाणु का निर्माण करती है। और इसका दूसरा कार्य एस्ट्रोजन का निर्माण करना। एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है जो अंडाशय इनका निर्माण करते हैं। अंडाशय की भीतरी ऊपरी सतह पर कुछ दानेनुमा रचना होती है जिन्हें कार्पस ल्यूटम कहा जाता है। उसके बाद आती है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी यह कीपनुमा आकृति से तो यहाँ तक फूला हुआ भाग तक इतनी पूरे की लंबाई को बोलते हैं अंडवाहिनी। यह कीपनुमा आकृति इनफंडिबुलम भी कहलाती है। अंडाशय से निकलकर अंडाणु इसी भाग में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए यह पहुँचते हैं एम्पुला में, जहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु का मिलन अर्थात निषेचन की क्रिया होती है। अंडवाहिनी का ही भाग है एम्पुलम और अंडवाहिनी की पूरे की लंबाई देखी जाए तो 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद आगे देखा जाए तो आते हैं गर्भाशय श्रृंग। गर्भाशय श्रृंग एक जोड़ी होते हैं। लंबाई देखी जाए तो 35 से 40 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके ऊपर कुछ दाने होते हैं जिन्हें कहा जाता है कोटिलिडन। 90 से 120 इनकी संख्या होती है। इससे कुछ दूध निकलता है जो भ्रूण का पोषण करता है। आगे आता है गर्भाशय। गर्भाशय की लंबाई देखी जाए तो 1 इंच लंबा और व्यास देखा जाए तो 4 इंच इसका व्यास होता है। इससे जुड़ी होती है ये जो नली दिख रही है इसको बोलते हैं प्लेजेंटा या जेर भी बोलते हैं या आफरा भी बोलते हैं। इसमें ही भ्रूण का पोषण होता है, गर्भाशय में ही। उसके बाद आती है गर्भाशय ग्रीवा। लंबाई देखी जाए तो 4 इंच लंबी 4 इंच और व्यास देखा जाए तो 1 इंच। गर्भाशय का उल्टा है, इसकी लंबाई होती थी 1 इंच तो इसका व्यास होता है 1 इंच। इसकी जो व्यास होता है 4 इंच तो इसकी लंबाई होती है 4 इंच। उसके बाद आता है इस पर ढक्कन लगा रहता है जो भ्रूण को गिरने से में रोकता है। ये जो ढक्कन रहता है ये या म्यूकस प्लग बोलते हैं इसे। ये प्रसव के दौरान अर्थात मादा जब बच्चा देती है जब ही खुलता है और मध्यकाल के दौरान ही खुलता है। कृत्रिम गर्भधान में वीर्य इसी भाग में छोड़ा जाता है, गर्भाशय ग्रीवा। उसके बाद आती है योनि। इसकी लंबाई होती 25 से 35 सेंटीमीटर लंबी होती है और यह इसका मेन कार्य है शुक्राणु को इकट्ठा करना। ये संभोग के कार्य में आती है। इसे जन्म नलिका भी कहा जाता है। अंतिम भाग आता है भंगशैप और भंगशैप के अंदर एक छोटा सा भाग होता है भंगसिसन। क्षरण तंत्र। दूध क्षरण तंत्र में 3 भाग आते हैं। अयन से नीचे जुड़े होते हैं थन और मेमेरी ग्रंथि जो रूपांतरण है श्वेत ग्रंथि या पसीना ग्रंथि का या सुडोप्लस ग्रंथि का। मेमेरी ग्रंथि की संख्या थनों के बराबर होती है। जैसे गाय भैंस में 4 थन तो 2 जोड़ी, भेड़ बकरी में 2 थन तो 1 जोड़ी। दूध उतारने के संबंध में 2 प्रणाली मानी गई है, लौह प्रणाली या रक्त प्रणाली जो पुरानी मानी जाती है और नलिका प्रणाली जो नई और सर्वोत्तम और सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है। रक्त प्रणाली या लौह प्रणाली के अनुसार पूरे अयन को दूध रक्त पहुँचाने का कार्य करती है बाह्य पुटकी धमनी। फिर अगले 2 थनों को इसको भी बांट दिया गया कि अगले जो 2 थनों को रक्त पहुंचाएगी वह धमनी कहलाएगी क्रोनियल धमनी और जो पिछले 2 थनों को रक्त पहुंचाएगी वो कहलाएगी क्रोडियल धमनी। इस प्रणाली के अनुसार 1 लीटर अगर दूध अपने को प्राप्त करना है तो अयन से 400 लीटर रक्त प्रभावित होना चाहिए। फिर आती है नलिका प्रणाली। नलिका प्रणाली सर्वोत्तम और नई मानी गई है और सबसे प्रचलित है। यह बात पूरे अयन के अंदर की हो रही है कि एलिवल कोशिका पाए जाते हैं। एलिवल कोशिका के अंदर होती है मायोइपिथेलाइट कोशिका जो दूध का निर्माण करती है। फिर यह शीर्ष नलिका में जाता है, फिर सहायक नलिका में पहुंचता है, फिर मुख्य नलिका में, फिर दूध कुंडिका में एकत्रित होता है, फिर थन नलिका में और फिर थन से बाहर निकलता है। इसको हम देखते हैं तो एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो पशु के कपाल में पाया जाता है और कपाल में एक ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि
से यह हार्मोन निकलता है और 40 सेकेंड में रक्त संचार द्वारा एलियोर कोशिका पर दबाव डालता है, जिससे दूध का क्षरण होता है और दूध पहुँचता है शीर्ष नलिका में। शीर्ष नलिका में पहुँचने के बाद दूध पहुँचता है सहायक नलिका में। सहायक नलिका में दूध पहुँचने के बाद पहुँचता है मुख्य नलिका में। मुख्य नलिका में दूध पहुँचने के बाद पहुँचता है दूध कुंडिका में। दूध कुंडिका में दूध पहुँचने के बाद पहुँचता है थन नलिका में और थन से फिर दूध बाहर निकाल दिया जाता है। अर्थात ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध उतारने के लिए जिम्मेदार है और इसका जो प्रभाव होता है वो 5 से 7 मिनट होता है, इसलिए दूध दोहन का समय भी 5 से 7 मिनट माना गया है। एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है इंफ्लिनिन एड्रिनिल, जो एड्रिनिल ग्रंथि से निकलता है। यह एंटीऑक्सीटोसिन हार्मोन भी कहा गया है, क्योंकि यह अगर किसी कारणवश गाय भड़क जाती है या डर जाती है तो यह दूध को उतरने से रोक देता है। ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार है हार्मोन दूध उतारने के लिए और यह दूध को रोकने के लिए इंफ्लिनिन एड्रिनिल जिम्मेदार है। फिर देखा जाए एक महत्वपूर्ण बिंदु के गाय के अगले थन एवं भैंस के पिछले थनों से 20 से 25% दूध अधिक प्राप्त होता है।